हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एंड इट्स सिग्निफिकेंस। जब एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स को किसी ग्रोथ कल्चर या लिक्विड मीडियम के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो उसका एक क्लासिकल पैटर्न में पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होता है। और जब एक ग्राफ के ऊपर इस पॉपुलेशन साइज को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट किया जाता है तो हमें एक कर्व प्राप्त होता है जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व बनाने के लिए सबसे पहले एक बैक्टीरिया जो होता है, पर्टिकुलर बैक्टीरिया की स्पीशीज जो होती है वो ले ली जाती है और उसका एक डेफिनेट स्मॉल अमाउंट जो होता है वो प्राप्त कर लिया जाता है। उसके लिए फिर एक जो कल्चर मीडिया जो होता है, एक ग्रोथ कल्चर जो होता है वो तैयार किया जाता है। अब उस ग्रोथ कल्चर के अंदर उस डेफिनेट स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया जो है उसको कॉर्पोरेट किया जाता है। वो जो लिक्विड मीडियम जो होता है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर होना चाहिए जिसके हम बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं। अब जो ये कल्चर मीडिया जिसके ऊपर कि बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं उसमें हम फिक्स्ड इंटरवल जैसे कि प्रत्येक 30 मिनट के अंदर कल्चर में से एक बैक्टीरिया सैंपल जो होता है उनको कलेक्ट कर लिया जाता है और नंबर ऑफ वायबल बैक्टीरिया जो होते हैं वो ई सैंपल में डिटरमाइन कर लिए जाते हैं। अब लॉगरिथमिक ग्राफ पेपर के ऊपर ये जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसको प्लॉट किया जाता है। इसके अंदर जो ये प्लॉट पेपर जो ग्राफ पेपर होता है इसके अंदर टाइम के अगेंस्ट पर मिलीलीटर ऑफ मीडियम पे पाए जाने वाले नंबर ऑफ बैक्टीरिया के लॉगरिथम को प्लॉट किया जाता है जिसे कि हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहते हैं। इसमें हम देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे वाई एक्सिस जो होता है उसके ऊपर लॉगरिथम ऑफ वाइबल बैक्टीरियल सेल्स हैं एंड जो इसका एक्स एक्सिस है वो टाइम में पर आवर्स के अंदर। जब हम इस ग्राफ की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें 4 डिफरेंट फेजेस पाई जाती हैं। पहली होती है लैग फेज। जब किसी लिक्विड कल्चर मीडिया के अंदर कहते स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया को डाला जाता है तो उस समय तुरंत बैक्टीरिया जो होता है वो मल्टीप्लाई नहीं होता है। वो जो अपना मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो तुरंत ही स्टार्ट नहीं करता है, उसे कुछ टाइम लगता है। तो इस प्रकार बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करने में और उसके मल्टीप्लिकेशन होने के बीच में जितना भी टाइम होता है उसको हम लैग फेज कहते हैं। इस फेज़ के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो एनवायरनमेंट से एक्लिमेटाइज होता है, उसके साथ वो एडजस्ट होता है। उसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि स्विच ऑन हो जाते हैं, जो कि उस एनवायरमेंटल टेम्परेचर या दूसरी जितनी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं उस पर वो काम कर सकें। इस फेज़ के दौरान पहले बैक्टीरिया का साइज़ बढ़ता है और उसके बाद जब एक बैक्टीरिया जो होता है वो अपने एक एप्रोप्रिएट साइज में आ जाता है उसके बाद फिर वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाते हैं और उसी के बाद वो मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीशीज़ जो होते हैं उनमें लैग फेज जो होता है वो वेरी करता है। वो डिपेंड भी करता है कि बैक्टीरियल स्पीशीज़ का टाइप क्या है या कल्चर मीडिया जो उसका नेचर क्या है और उस समय टेम्परेचर क्या है। तो जो लैग फेज होता है उसका टाइम 1 आवर टू सेवरल डेज हो सकता है। इस ग्राफ की जो नेक्स्ट फेज़ होती है वो होती है लॉग फेज़। ये वह फेज़ होती है जिसमें कि बैक्टीरिया जो होता है वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट हो जाता है और जो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है उसकी वजह से बैक्टीरिया की एक्सपोनेंशियल सेल ग्रोथ होती है। मतलब बैक्टीरिया जो होता है वो 1 to 2, 2 से 4, 4 से 8 to 16 में कन्वर्ट होता जाता है। मतलब बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो होती है वो हर जनरेशन में डबल होती जाती है, वो अपने मैक्सिमम रेट पे मल्टीप्लाई करती है। इस समय बैक्टीरियल सेल्स जो होती हैं वो स्मॉल होती है और यूनिफॉर्मली स्ट्रेन हो जाती हैं। अगर उनको स्ट्रेन किया जाए तो वो एक समान रूप से स्ट्रेन होती हैं। माइक्रोब्स जो होते हैं वो बेसिकली एडवर्स कंडीशन जैसे कि एंटीबायोटिक्स या दूसरे एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो होते हैं उनसे सेंसिटिव होते हैं। अगर इस फेज़ में उनको इंट्रोड्यूस करते जाए तो इनकी ग्रोथ रेट जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन लॉग फेज़ के दौरान जो ग्रोथ रेट होती है, अगर जितनी भी ऑप्टिमम कंडीशन है तो उस कंडीशन के अंदर लॉग फेज़ में ग्रोथ रेट जो होती है वो ग्रेटेस्ट होती है, सबसे अधिक होती है। लॉग फेज जो होती है बहुत छोटी होती है क्योंकि उसे मेंटेन रखना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसे निकाला जाए। तो जो कल्चर मीडिया है अगर न्यूट्रिएंट्स उसमें ऑप्टिमम कंडीशन में ऐड करते जाएँ और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकालते जाएँ तो लॉग फेज होती है वो लंबे समय तक बननी होती है। लेकिन एक जनरल कंडीशन में जो लॉग फेज होती है वो छोटी होती है। जब हम इस फेज़ को लॉगरिथमिक ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं तो ये हमें स्ट्रिपली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन के समान दिखाई देती है। नेक्स्ट है स्टेशनरी फेज। लॉग फेज के बाद बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है वो कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहिए होते हैं, वाटर, ऑक्सीजन ये इत्यादि जो होते हैं वो जो ख़त्म हो जाते हैं
और पीएच जो होता है, मीडियम का जो पीएच होता है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। वो इसलिए आता है क्योंकि उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं वो जो कल्चर मीडिया होता है उसमें इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। तो इस समय बेसिकली लॉग फेज के बाद जो होती है उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए अब जो होता है इनके अंदर टॉक्सिक पदार्थ की वजह से जो होता है डेथ रेट जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, और डेथ रेट जो होती है वो उनकी जनरेशन रेट से ज़्यादा होने लगती है। इस कंडीशन के अंदर जबकि ये टॉक्सिक पदार्थ जो होते हैं बनने लगते हैं या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कम होने लगते हैं, तो अब सर्वाइव करने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें एंडोस्पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं अब उसमें जो शेप्स होती है उनमें वेरिएबिलिटी आने लग जाती है, और ये इरेगुलर स्टेनिंग भी शो करते हैं। और साथ के साथ जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सोटॉक्सिन जो होते हैं वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है डिक्लाइन फेज। इस फेज़ के दौरान पॉपुलेशन डेंसिटी जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम होने लगती है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल्स जो होती है उनकी डेथ होने लगती है। और उसका रीज़न क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एंड ऑटोलाइटिक एंजाइम्स। मतलब जो टॉक्सिक प्रोडक्ट बन रहे हैं वो बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं उनके लिए टॉक्सिक होते हैं, और साथ में ऑटोलाइटिक एंजाइम बनते हैं जो स्वयं ही बैक्टीरियल सेल जो होती हैं उनका विघटन कर देते हैं। दूसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थ होते हैं वो खत्म होने लगते हैं। इस फेज़ के अंदर बैक्टीरिया की इनवॉल्यूशन फॉर्म्स जो होती है कॉमनली देखी जा सकती हैं। ये इनवॉल्यूशन फॉर्म जो होती हैं वो विभिन्न शेप्स की होती हैं। लॉन्ग, फिलामेंटस, रॉड लाइक, ब्रांचिंग या ग्लोबुलर फॉर्म्स होती हैं, जिनको कि आइडेंटिफाई करना आसान नहीं होता है। इसके अलावा कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनमें कि सेल वॉल ही डेवलप नहीं होती है। इन्हें हम प्रोटोप्लास्ट, स्फीरोब्लास्ट या एल फेज वेरिएंट्स भी कहते हैं। लेकिन जब इन इनवॉल्यूटेड फॉर्म्स को किसी फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ब्रॉथ कल्चर के अंदर डाला जाता है तो वो अगेन अपनी ओरिजिनल शेप में रिवर्ट हो जाते हैं और हेल्दी बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो ये है ग्रोथ जो कर्व है उसकी 4 फेज होती है। कौन कौन सी? पहली होती है लैग फेज, फिर होती है लॉग फेज, फिर होती है स्टेशनरी फेज, और लास्ट होती है डिक्लाइन फेज। तो पहली फेज में क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि जब ये हम किसी भी कल्चर के अंदर बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इंट्रोड्यूस करने के बाद जब उसके मल्टीप्लिकेशन में जो टाइम लगता है वो टाइम होता है लैग फेज। लैग फेज के बाद जो होती है मल्टीप्लिकेशन फेज होती है, जिसमें कि तेज़ी से बैक्टीरिया जो होते हैं वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत तेज़ी से। उसको हम बोलते हैं लॉग फेज, जो कि एक स्टीप स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हमको ग्राफ में दिखाई देती है। उसके बाद अब जबकि बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो मीडिया के अंदर इकट्ठे हो गए, मीडियम में, और पॉपुलेशन जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस स्तर पे पॉपुलेशन जो होती है वो बढ़नी बंद हो जाती है ना। एक स्टेशनरी फेज आ जाती है, क्या कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो लगभग समान रहती है। उसके बाद फिर बैक्टीरियल सेल्स जो होती है उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है और डिक्लाइन फेज आती है, जिसमें कि पॉपुलेशन जो होती है कम होना शुरू हो जाती है। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व्स। डिफरेंट जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ कर्व्स की स्टडी की जाती है। वो यूटिलाइज होते हैं ये जानने के लिए कि बेसिकली उनका क्या पैटर्न होता है, जिससे कि उनके द्वारा उनको यूज़ करके प्लांट ग्रोथ को एनहांस किया जा सके, या बहुत सारे टॉक्सिक ऑर्गेनिक होते हैं उनके बायोडिग्रेडेशन में उनको काम में लिया जा सके, या बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो प्रोड्यूस की जाती है उनके यूज़ से, तो वो पैटर्न को पता चल जाता है कि कैसे हम एंटीबायोटिक जो है उनसे प्राप्त कर सकते हैं, या इंडस्ट्रियल स्केल के वो बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनसे उनकी सहायता से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स अगर हमें पता होता है एक कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया जो होता है किस प्रकार से ग्रो करता है, तो ये रिसर्च जो होती है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिसर्च जो नॉलेज होती है वो काम आती है। ग्रोथ काइनेटिक्स जो होता है वो असेस करने में यूज़फुल होता है कि कौन से बैक्टीरिया का स्ट्रेन है जिसको इससे कि हम कुछ सर्टेन सब्सट्रेट जो होते हैं उनको मेटाबोलाइज करने में काम में ले सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट या ऑयल पॉल्यूशन जो होते हैं उनको मेटाबोलाइज करने में कौन से बैक्टीरिया के स्ट्रेन काम आ सकते हैं, वो उनकी ग्रोथ काइनेटिक्स की स्टडी करके ही पता लगाया जा सकता है। बैक्टीरिया जो होते हैं उनको जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके उनको म्यूटेंट फॉर्म में बदला जा सकता है, जिससे कि उनकी बैक्टीरियल काइनेटिक्स को बढ़ाया जा सके और जो ग्रोथ काइनेटिक्स को बढ़ाया जा सके और उनको ऑयल स्पेस इत्यादि साफ़ करने में काम में लिया जा सके। और जैसे ये होता है कि ये चीज़ इंश्योर की जा सके कि वो कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन जो की प्रेजेंस में भी वो ग्रोथ कर सकते हैं, और उनके टॉक्सिक इफेक्ट, ऑयल का जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसका बैक्टीरिया की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार बैक्टीरिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा जो होता है उसको म्यूटेंट फॉर्म प्राप्त कर ली जाती हैं, जो कि वो इस प्रकार के जो ऑयल स्पेस या हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको मेटाबोलाइज करने में काम में आते हैं।
इस प्रकार बैक्टीरियल काइनेटिक्स जो होता है उसकी स्टडी करके हम जो साइंटिस्ट होते हैं उनको हम इन्फॉर्म कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे कि वो किस इंडस्ट्री में किस बैक्टीरियल ग्रोथ के मिक्सचर को काम में ले सकते हैं जिससे कि वो उनके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो इस प्रकार बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जो होता है वो बायोटेक्नोलॉजी जो फील्ड होता है उसमें बहुत ही अधिक काम आता है। थैंक यू।